इससे पहले हम अफ्रीका महाद्वीप के अंदर आने वाले देश मिस्र के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम कुछ और अफ्रीका महाद्वीप के अंदर आने वाले देशों के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोरक्को के बारे में। तो इब्न बतूता यहीं का था जो 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। तो ये इब्न बतूता कौन था? ये एक अरबी यात्री था। ये पूरे विश्व में यात्रा करता था। अपनी इसी यात्रा के दौरान ये 1333 ईस्वी में भारत आया। जब ये भारत आया उस समय मोहम्मद बिन तुगलक का भारत में शासन था। ये मोहम्मद बिन तुगलक से मिला। मोहम्मद बिन तुगलक इसके नॉलेज को, इसके ज्ञान को, इसकी विद्वता को देखकर बहुत पसंद हुआ और इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया मोहम्मद बिन तुगलक ने। इब्न बतूता के बारे में एक चीज़ और याद रखना, इब्न बतूता का एक यात्रा वृत्तांत था जिसका नाम था राहिला। क्या नाम था इसका? एक यात्रा वृत्तांत था जिसका नाम था राहिला। यात्रा वृत्तांत क्या होता है? तो ये जिस भी क्षेत्र में जाता था, जिस भी देश में जाता था, उस देश में कैसी सांस्कृतिक व्यवस्था है, कैसी सामाजिक व्यवस्था है, उसके बारे में ये लिख लेता था। उसे यात्रा वृत्तांत कहते हैं। जो इसका राहिला यात्रा वृत्तांत था उसके अंदर 14वीं शताब्दी के अंदर भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर किस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था थी, किस प्रकार की सांस्कृतिक व्यवस्था थी, इसके बारे में विस्तृत विवरण मिलता है इसके राहिला यात्रा वृत्तांत के अंदर। तो ये भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं हम टूनीशिया के बारे में। तो 2011 की अरब क्रांति की शुरुआत हुई जो आगे चलकर उत्तरी और मध्य अफ्रीका में फैली। तो ये अरब क्रांति क्या थी? तो ये टूनीशिया के अंदर एक व्यक्ति अपने यहाँ चल रहे सैनिक शासन से परेशान होकर अपने आप को आग के हवाले कर लेता है। जिसे वो अपने आप को आग के हवाले करता है, ये खबर पूरे टूनीशिया में फैल जाती है और पूरे टूनीशिया के लोग उस सैनिक शासन के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं। और यही फिर अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका और मध्य अफ्रीकी देशों में जहाँ जहाँ भी सैनिक शासन चल रहा था वहाँ के लोग भी उस सैनिक शासन के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं। तो याद रखना, टूनीशिया का एक व्यक्ति अपने यहाँ चल रहे सैनिक शासन के खिलाफ, सैनिक शासन से परेशान होकर अपने आप को आग के हवाले कर देता है। ये अरब क्रांति की शुरुआत का प्रमुख कारण था। फिर ये अरब क्रांति उत्तरी और मध्य अफ्रीकी देशों में भी फैल गई। अब हम बात करते हैं बारबर स्टेट के बारे में। तो टूनीशिया, लीबिया, अल्जीरिया और मोरक्को। तो टूनीशिया, लीबिया, अल्जीरिया, मोरक्को, इन देशों को कहा जाता है बारबर स्टेट। अब आप कहोगे ये बारबर स्टेट इनको क्या क्यों कहा जाता है? तो इन क्षेत्रों में पहले जो निवास करते थे उन्हें बेरबर्स कहा जाता था। तो इन क्षेत्रों में जो निवास करते थे पहले उन्हें बेरबर्स कहा जाता था। तो ये बारबरी जो शब्द की उत्पत्ति है वो बेरबर शब्द से हुई, इसलिए इन्हें बेरबरी स्टेट कहा जाता है। और अगर लीबिया अफ्रीका का सबसे नगरीकरण देश है। तो लीबिया जो है वो अफ्रीका का सबसे नगरीकरण देश है। इसका एक क्षेत्र है अल अजीजिया। तो याद रखना अल अजीजिया ये दुनिया का सबसे गर्म स्थान है। तो याद रखना दुनिया का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो अल अजीजिया। 59 डिग्री यहाँ का तापमान रहता है। अब बात करते हैं सूडान के बारे में। तो विश्व का सबसे बड़ा दलदल सूड। तो विश्व का सबसे बड़ा दलदल कौन सा है? सूड। वो कहाँ पे है? सूडान में। और यहाँ पे नूबियन मरुस्थल है। तो ये भी एक सूडान के बारे में याद रखना। यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा दलदल सूड है और यहाँ पे नूबियन मरुस्थल है। सारा मरुस्थल ये विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल। तो इंपॉर्टेंट वन यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। यदि कहे कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल तो फिर अंटार्कटिका आ जाएगा, दूसरे स्थान पर आर्कटिक और तीसरे स्थान पर यह आएगा। लेकिन कहे कि विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल तो उसमें सारा आएगा। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल अंटार्कटिका, सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल तो उसमें ये सारा आएगा। इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना। ये 9 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो ये जो सारा मरुस्थल है ये 9 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये अफ्रीका के 11 देशों में फैला हुआ है। तो अफ्रीका के 11 देशों में ये सारा मरुस्थल फैला हुआ है। वो 11 देश कौन कौन से उसके बारे में देखें। माली, मोरक्को, मुर्तानिया, अल्जीरिया, टूनीशिया, लीबिया, नाइजर, चाड, सूडान, मिस्र और पश्चिम सहारा। ये 11 देश एक बार फिर देखते हैं। माली, मोरक्को, मुर्तानिया, अल्जीरिया, टूनीशिया, लीबिया, नाइजर, चाड, सूडान, मिस्र और पश्चिमी सहारा। इन 11 अफ्रीकी देशों में ये सारा मरुस्थल फैला हुआ है। अब बात करते हैं घाना के बारे में। इसका पुराना नाम वोल्टा था। वोल्टा क्यों था? क्योंकि घाना के अंदर एक वोल्टा झील है, उसके नाम के आधार पर पहले इसका वोल्टा नाम था। घाना यहाँ के नेता कोफी अनान यूएनओ में 2 बार महासचिव रहने वाले पहला नेता थे। तो घाना के एक नेता थे कोफी अनान, वो यूएनओ में 2 बार महासचिव रहने वाले पहला नेता थे। उसके बाद बान की मून 2 बार और भी रह चुके हैं, लेकिन पहली बार 2 बार रहने वाले यही थे कोफी अनान। इस बारे में भी आपको ध्यान रखना। कैमरून अत्यधिक भौगोलिक, राजनीतिक व भाषाई विविधता के कारण इसे लघु अफ्रीका भी कहते हैं। तो कैमरून के अंदर अत्यधिक भौगोलिक, राजनीतिक व भाषाई विविधता है, इसलिए इसे लघु अफ्रीका भी कहते हैं। और यहाँ के अंदर विश्वतरेखीय वन पाए जाते हैं। तो कैमरून के अंदर विश्वतरेखीय वन पाए जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य 1960 में भारत ने यहाँ अपनी शांति सेना भेजी थी। तो 30 जून 1960 में ये बेल्जियम से आज़ाद हुआ। बेल्जियम से जैसे ये स्वतंत्र हुआ यहाँ पे दंगे फैल गए। तो उन दंगों को शांत करवाने के लिए भारत ने यहाँ अपनी शांति सेना भेजी थी।
कागो जो नदी है वो विश्वोत्तरिका को 2 बार काटती है। तो कागो प्रजातंत्र गणराज्य में एक नदी है कागो नदी, जो कि विश्वोत्तरिका को 2 बार काटती है। जिम्बाब्वे, लिम्पोपो नदी अफ्रीका व जिम्बाब्वे के बीच सीमा बनाती है। तो इम्पोर्टेंट वन, जिम्बाब्वे अफ्रीका और जिम्बाब्वे के बीच लिम्पोपो नदी है वो सीमा बनाती है, और लिम्पोपो नदी जो है वो मकरेका को 2 बार काटती है। तो कागो नदी विश्वोत्तरिका को 2 बार काटती है, लिम्पोपो नदी मकरेका को 2 बार काटती है, और माई नदी जो है वो करकरेका को 2 बार काटती है। माई नदी कहाँ पे? भारत में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है तीनों के बारे में। बोत्सवाना, यहाँ कालारिका मरुस्थल है। तो बोत्सवाना के अंदर कालारिका मरुस्थल है। इसके दक्षिण में दक्षिण अफ्रीका देश है, जो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे विकसित देश है। तो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे विकसित देश कौन सा? तो दक्षिण अफ्रीका देश। इसके बारे में हम कल बात करेंगे। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगले वीडियो में बात करेंगे दक्षिण अफ्रीका और नाइजीरिया देश के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद। आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट।